हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज में हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिससे कि आगे पूरी यूनिट में आप जो है सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक ऐसा मेथड है, ये हर क्वेश्चन में आगे अप्लाई होना है, क्योंकि आगे जो आपकी इस यूनिट में आएगा एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आएगा। और उनको सॉल्व करने के लिए हमारे जो आज का लेक्चर होने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चाहे कोई भी आप इक्वेशन सॉल्व करें, फर्स्ट ऑर्डर की हो, सेकंड ऑर्डर की हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो हीट इक्वेशन हो, वेव इक्वेशन हो, लाप्लास इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सेकंड ऑर्डर तक की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। और इससे हम किसी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। और किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इनको सॉल्व करना सीखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज के इस लेक्चर का कंटेंट क्या रहेगा। ये एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ पीडीई करने वाले हैं। पीडीई का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मेन हमारा यही रहेगा। अब सबसे पहले इसमें हमें डिफाइन करना होगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को, कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि हमें जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसका मतलब हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से पहले पता होना चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। फिर आएंगे अपने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर, कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है और क्या इसका वर्किंग रूल है। मतलब किस तरीके से हम क्वेश्चन में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे और किस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पूरा वर्किंग रूल, इजी वर्किंग रूल मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये वर्किंग रूल जानने के बाद फिर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सेकंड ऑर्डर तक की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और लास्ट में आपको एज यूजुअल होम असाइनमेंट भी दिया जाएगा, जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और सभी यूनिवर्सिटीज में, कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी कोर्स ले लीजिए, चाहे बीएससी हो, एमएससी हो, बीटेक हो, ठीक है, ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे एक क्वेश्चन बनता जरूर है। ठीक है, और अगर इससे क्वेश्चन ना बना तो आगे हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन से तो 100% आपका क्वेश्चन बनना है, और वो भी सारे के सारे इसी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व होना है। यानी कि आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस यूनिट में बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। अगर ये तैयार हो गया तो पूरी यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें इनिशियली कुछ वैल्यू दी हो, इनिशियली कोई कंडीशन दी हो, जिसमें इनिशियल कंडीशन दी हो वो बन जाएगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और अगर हमें कोई बाउंड्री की कंडीशन दी हो, बाउंड्री की वैल्यूज दी हो, तो वो बन जाएगी आपकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ऐसे तो आप समझ ही सकते हैं, या इसको आप प्रॉपर एग्जांपल से समझो, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन। तो मैं हीट इक्वेशन का एग्जांपल लेकर के आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को बताने वाला हूं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आईवीपी, ये हमारी जो है हीट इक्वेशन होती है, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारी हीट इक्वेशन की जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जो यहाँ पे मैंने लिखी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा, ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा यू, क्योंकि यू यहाँ पर जो है ऊपर लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब यू यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। टी और एक्स जो है डिफरेंशिएशन में लिखे हैं, नीचे की साइड लिखे हैं, इसका मतलब ये जो यू जो फंक्शन है, ये आपका दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, एक्स का और टी का, है ना। तो यहाँ पर जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, इसमें यू तो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स और टी होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये याद रखिएगा, अगर इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है,
जिसके रेस्पेक्ट में हुआ है वे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो x और t दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब यहाँ पर जो u फंक्शन बनेगा वो दो वेरिएबल का बनेगा, x और t का। और ये मैंने आपको बताया हीट इक्वेशन होती है, हीट इक्वेशन की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और इस हीट इक्वेशन में ये जो यू एक्स टी मैंने डिफाइन किया है, ये हीट इक्वेशन में एक्स डिस्टेंस और टी टाइम पर हीट इक्वेशन में टेम्परेचर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? टेम्परेचर को डिनोट करता है। तो इसी से हम जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को समझने वाले हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ए प्रॉब्लम वेयर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर गिवन एट द इनिशियल टाइम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है, मतलब यूएक्स2 की यूएक्सटी की वैल्यू है, वो इनिशियल टाइम पे दी हो, स्टार्टिंग वाले टाइम पे, जहां पर टाइम जो है जीरो के बराबर होगा। स्टार्टिंग टाइम का मतलब क्या होगा भाई? जहां पे टाइम आपका स्टार्ट होना है, टी इक्वल टू जीरो पर जो आपको कंडीशन दी होगी यहाँ पर इस यूएक्सटी टेम्परेचर की हीट इक्वेशन में, ठीक है, वो आपका क्या बनाएगा? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है वेयर यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियल टाइम लिया है, तो इनिशियल टाइम को हम टी को जीरो ले लेंगे, तो यू एक्स जीरो की वैल्यू एफ एक्स आएगी। इस रोड से समझो, इस रोड से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपकी एक रोड है, ठीक है, जिससे ये हीट इक्वेशन बनाई गई है ना। इसमें आपकी जो हीट फ्लो होता है और इस रोड के द्वारा हमने हीट इक्वेशन को जनरेट किया। और यहां पर आप देख सकते हैं इस रोड का जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट पर ये आपका जीरो लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका ये एल लिखा हुआ है। अगर हम इस टोटल डिस्टेंस को यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है इसकी लेंथ को हम एक्स से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो इसका मतलब होगा ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू जीरो और ये लास्ट वाला पॉइंट होगा आपका एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, और चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो इनिशियल कंडीशन है उसमें हमें इनिशियली टाइम लेना है, इनिशियली टाइम का मतलब टी को जीरो लेना है। तो हमने क्या किया, ये यू एक्स टी आपका फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यू एक्स टी टेम्परेचर डिनोट होगा यहाँ पर, जो कि इस तरीके से होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इनिशियल टाइम के लिए टी को जीरो रखना है। जब इसमें टी को जीरो रखेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा यू एक्स जीरो, और ये हमने लेट कर लिया कि कोई फंक्शन है एक्स का। एक्स का फंक्शन भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पे जो दिया है इस प्रॉब्लम में हमने क्या कंसीडर किया कि यू एक्स जीरो इक्वल टू कोई एक्स का फंक्शन बनेगा। मतलब जो इनिशियल टाइम आपका होगा टी इक्वल टू जीरो होगा, उस पर अगर हम टेम्परेचर लेंगे तो वो केवल एक्स का फंक्शन बनेगा, टी का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये हमारी जो कंडीशन होती है, ये जो हमारी कंडीशन होती है जिसमें हमने टाइम टी को इनिशियली जीरो रखा, तो ये जो कंडीशन होती है इसी को हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। और इस इनिशियल कंडीशन की वजह से ही इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें इनिशियल कंडीशन दी है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कंडीशन एट द स्टार्टिंग टाइम टी इक्वल टू जीरो। वो कंडीशन अगर हमें दी है, टी इक्वल टू जीरो जो स्टार्टिंग टाइम होता है वही हमारी इनिशियल कंडीशन होगी, और उससे जो हमारी प्रॉब्लम जनरेट होगी वो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। फिर आते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पर। जैसा कि मैंने बताया ये हीट इक्वेशन हमारी है, जिसमें यूएक्सटी जो है इसको, यूएक्सटी जो है यहाँ पर जो है हीट इक्वेशन के लिए टेम्परेचर को डिनोट करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें टेम्परेचर की, आपकी एक्स लेंथ है इस रोड की, ये वाला जो पॉइंट्स है, ये वाले जो पॉइंट्स है, ये आपके इनिशियल पॉइंट्स होंगे, ये आपका बाउंड्री वाला लास्ट पॉइंट होगा। यानी कि दोनों के दोनों पॉइंटों को अगर हम देखें, बाउंड्री वैल्यूज देंगे हमें, ये बाउंड्री को डिफाइन करते हैं इस रोड के लिए। इसको डिफाइन करते हैं, बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। और ये आपको पता है कि यहां पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो होगा इस तरफ, और दूसरी तरफ जो बाउंड्री का एंडिंग है वहां पर एक्स इक्वल टू एल होगा। ठीक है, तो ये हमारे बाउंड्री के पॉइंट है। तो अगर बाउंड्री के पॉइंटों पर आपको यूएक्सटी, क्योंकि यूएक्सटी क्या होगा, यूएक्सटी होगा इस रोड में, ठीक है, एक जनरल एक्स लेंथ और टी टाइम पर, कोई भी पर्टिकुलर टाइम और एक्स लेंथ पर जो इस रोड में टेम्परेचर होगा उसको हम फाइंड कर सकते हैं यूएक्सटी। तो अगर हमें इस बाउंड्री पर कंडीशन दी होगी तो इसका मतलब एक्स इसमें क्या दिया होगा, जीरो दिया होगा, और एक्स इसमें क्या दिया होगा, एल दिया होगा, क्योंकि इसका जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो बन गया एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एल। तो मतलब आपको अगर बाउंड्री की कंडीशन दी होगी तो एक्स इक्वल टू जीरो पर टेम्परेचर दिया होगा किसी टी टाइम के लिए, और एक्स इक्वल टू एल पर आपको टेम्परेचर दिया होगा किसी टी टाइम के लिए।
जैसे कि इस प्रॉब्लम में दिया भी है, ये हमारी हीट इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर कहा है कि ये प्रॉब्लम वेयर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर गिवन एट द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन, ठीक है। अगर बाउंड्री पर आपको जो है कंडीशन दी है तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनाएगी। फॉर एग्जांपल ये आपकी जो है हीट इक्वेशन है, ठीक है। और यहां पर आपको जैसा मैंने बताया x इक्वल टू जीरो पर एक कंडीशन दी है, u ऑफ जीरो टी इक्वल टू जीरो। फिर लास्ट वाला जो बाउंड्री पॉइंट है x इक्वल टू एल, उस पर आपको कंडीशन दी है u ऑफ एल टी इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो आपका x इक्वल टू जीरो है, एक तो ये कंडीशन दी है u ऑफ जीरो टी इक्वल टू जीरो, और एक दिया है u ऑफ एल टी इक्वल टू जीरो। और ऑब्वियसली आपको देखते ही पता लग गया होगा कि ये तो भैया बाउंड्री की कंडीशन है, क्योंकि जो x इक्वल टू जीरो x इक्वल टू है ना, वो बाउंड्री को बताता है इस हीट इक्वेशन में, इस रॉड में। बाकी बीच में आपकी जो है रोड जो है हीटिंग फॉर्म में इस तरीके से होगी, जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी एक्स लेंथ को लेकर के उस पर हम उस पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग यू एक्स टी, ठीक है। तो अगर आपको इस रोड में इस तरीके से बाउंड्री पॉइंटों पर कंडीशन दी हो तो वो हमारी हो जाती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जो यहाँ पे लिखा हुआ भी कि हेयर यू ऑफ जीरो टी इक्वल टू जीरो, यू ऑफ एल टी इक्वल टू जीरो आर द बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है। इसलिए ये हमारी जो प्रॉब्लम बनेगी, कौन सी प्रॉब्लम बनेगी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनेगी। यानी कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब है टाइम टी इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग कंडीशन पर, ठीक है। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब है जो बाउंड्री के आपके पॉइंट होंगे उन पर आपको कंडीशन दी जाएगी। तो ये डिफाइन करती है भाई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इस हीट इक्वेशन के हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे करेंगे, लेकिन करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को समझाने के लिए यहीं पर इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम चलते हैं इसके इजी वर्किंग रूल पर। जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम हीट इक्वेशन को, वेव इक्वेशन को, लाप्लास इक्वेशन को, किसी भी फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके रूल पर चलते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। 7 स्टेप में आपका मेथड होता है। बहुत ध्यान से आपको मेथड को समझना है, क्योंकि जैसे मैंने मेथड बनाया है, ठीक है, किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी चैनल पर ये इसके बाद मिलता भी है तो समझ लो यहीं से कॉपी होके जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। इसमें आपको कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की कह लो या सेकंड ऑर्डर की कह लो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, या हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन दी होगी, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, उसको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना। मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल आपने थोड़ा सा इंटर में भी पढ़ा होगा। जब आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया होगा तो उसको सॉल्व करने के 4-5 मेथड पढ़े होंगे। पहला उसमें वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस, फिर आपका रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, फिर लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 5-6 मेथड आपने वहां पर पढ़े होंगे। उसमें सबसे पहला मेथड था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेबल। बस उसी मेथड का यहाँ पर यूज है, जो आपने इंटर में पढ़ा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी मेथड का यूज है। उसी मेथड की वजह से इसको यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बोला गया है। तो हमें चलना कैसे है वो समझ लीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं, सपोज द पीडीई, जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसमें आपके जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम यू का नाम दे रहे हैं, है ना। और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें जिसको हम एक्स टी का नाम दे रहे हैं। मतलब यू जो है वो एक्स टी का फंक्शन है, जैसे आपको मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, ठीक है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, हीट इक्वेशन में, जो यू एक्स टी टेम्परेचर था, यू डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स टी वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो यू है वो दो वेरिएबल का फंक्शन हम मान करके चलते हैं अपने मेथड को समझने के लिए। टी की जगह पे वाई भी हो सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। हमने मान लिया डिफरेंशियल इक्वेशन में यू है और एक्स टी है। यू आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले करता है, और ये जो आपका यू एक्स टी है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले करते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर इस तरीके का कोई फंक्शन है तो u का आप x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, u का आप t के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, u का आप x के रेस्पेक्ट में 2 बार कर सकते हो, u का आप t के रेस्पेक्ट में 2 बार कर सकते हो। ये डेरिवेटिव आपके पीडीई में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर से ज्यादा की डिफरेंशियल इक्वेशन हम एप्लीकेशन में सॉल्व नहीं करते, तो इनसे ज्यादा डेरिवेटिव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनमें से कोई दो, कोई तीन, कोई दो या तीन या चार भी मिल सकते हैं, है ना। तो इनमें से ही आपको जो है डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपको गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपके u डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा,
स्टेप वन क्या कहती है कि जो भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका सॉल्यूशन हम लेट करेंगे। उसका सॉल्यूशन हमने लेट कर लिया, यू एक्स टी इक्वल टू एक्स टी, कैपिटल एक्स और कैपिटल टी। यहां पर जो हमने एक कैपिटल एक्स रखा है इसको रखा है प्योरली एक्स का फंक्शन, और ये जो कैपिटल टी रखा है इसको रखा है प्योरली टी का फंक्शन। ये हमने लेट कर लिया भाई, है ना। जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका सॉल्यूशन हमने लेट कर लिया कि उसका सॉल्यूशन यू एक्स टी इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी की फॉर्म में होगा। एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और कैपिटल टी इज द फंक्शन ऑफ टी ओनली। ये हमने लेट किया है, ये पहली स्टेप हो गई। फिर इसका यूज करते हुए, क्योंकि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में चारों में से कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है, इन चारों डेरिवेटिव की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी? अगर आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है स्टेप 2 में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल टी को इसमें रखेंगे कांस्टेंट, ये टी कांस्टेंट रहेगा, और इस कैपिटल एक्स का कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डी एक्स अपॉन डी टी। ऑर्डिनरी का मतलब डी एक्स अपॉन डी एक्स आएगा, सॉरी, है ना। यहाँ पे कैपिटल एक्स और यहाँ पर स्मॉल एक्स, और ये इधर वाला डिफरेंशिएशन है पार्शियल डेल यू ओवर डेल एक्स। ध्यान रखना, लेफ्ट में हम लेकर के चलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में डिफरेंशिएशन, राइट में लेके चलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी क्यों लेके चल रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टी को कांस्टेंट रखा, पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन कहती है, और कैपिटल एक्स चूंकि एक्स का ही फंक्शन है तो उसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, है ना। और ये भी आप जानते हैं कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है, जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है उसको अगर ये डी एक्स अपॉन डी एक्स है, ऊपर कैपिटल एक्स नीचे स्मॉल एक्स, तो उसको हम एक्स डैश से डिनोट कर सकते हैं। मतलब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन होगी उसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह पे एक्स डैश कैपिटल एक्स डैश टी की को रख सकते हैं। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल टी निकालेंगे। जब डेल यू अपॉन डेल टी से निकालेंगे तो इस बार एक्स तो रहेगा कांस्टेंट, और ये जो है चूंकि एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो इसका हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करेंगे डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी, जो कि ये हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर हमने टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है तो उसको टी डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहां पर हमने इसको टी डैश से डिनोट करेंगे। ये तो हो गए फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव। अगर आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव भी है तो सेम तरीके से हम सेकंड ऑर्डर का कर देंगे। इसी का यदि दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू टी। डबल डेरिवेटिव को हम एक्स डबल डैश से लिख सकते हैं, टी एज इट इज रहेगा। ऐसे टी के रेस्पेक्ट में अगर दो बार है तो एक्स एज इट इज रहेगा, और टी का आपका दो बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऑर्डिनरी, और इसको हम टी डबल डैश भी लिख सकते हैं। तो ये चारों जो वैल्यू लिखी है हमें, फाइंड द रिक्वायर्ड पार्शियल डेरिवेटिव, इन वैल्यूज को हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में किसकी जरूरत है। जिसकी जरूरत है उसी को हम निकाल करके दिखा देंगे स्टेप 2 में। अब आपको क्या करना है, ये जो स्टेप 2 है इसको हमें स्टेप 2 और स्टेप 1 में जो आपने कंसिडरेशन की है इसको हम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसमें पुट कर देंगे स्टेप 3 में, ठीक है। ये जो वैल्यूज है स्टेप 1 की, जो सॉल्यूशन आपने माना है यू एक्स टी इक्वल टू एक्स टी, और ये जो आपने डेरिवेटिव निकाले हैं इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने के बाद यहां पर आ जाओ स्टेप 4 पर, जो कि मेन है, जिसकी वजह से इसको बोला गया है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं, जब ये वैल्यूज आप रख देंगे तो वहां पर हमें वेरिएबल सेपरेट करने होंगे। वेरिएबल सेपरेट कैसे करने होंगे? एक तरफ तो हमें करना होगा, एक तरफ तो हमें करना होगा एक्स की टर्म को, इस तरीके से मान लेता हूं कि कैपिटल एक्स एक्स डैश अपॉन एक्स आ गया, और दूसरी तरफ करनी होगी टी की टर्म को, जिसको हम मान लेते हैं कैपिटल टी डैश अपॉन टी आ गया। मतलब एक तरफ तो प्योरली एक्स के फंक्शन बनेगा और एक तरफ प्योरली टी का फंक्शन बनेगा। हमें वेरिएबल को इस तरीके से सेपरेट करना कि एक्स की टर्म एक तरफ हो जाए और टी की टर्म एक तरफ हो जाए। वही यहां पर लिखा है, सेपरेट द वेरिएबल सो दैट द टर्म्स ऑफ एक्स आर ऑन वन साइड एंड टर्म्स ऑफ टी आर ऑन अदर, ठीक है। एक्स की टर्म एक तरफ करनी है और टी की टर्म एक तरफ करनी है, और चूंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, एक्स को टी को सेपरेट किया है, इसी वजह से इस मेथड का नाम रखा गया है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, या वेरिएबल सेपरेबल कह लो, ठीक है। इस स्टेप की वजह से ही इस मेथड को बोला गया है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब यहां पर है ना, चूंकि आप सेपरेट करेंगे तो दो टर्म डेफिनेटली इक्वल आनी है हर क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दीज टर्म्स मस्ट बी इक्वल टू सेपरेशन कांस्टेंट।
है ना। ये जो दो टर्म हमने सेपरेट किए है डेफिनेटली किसी सेपरेशन कांस्टेंट के इक्वल होगी, उसको हम के कंसिडर करके चलते हैं। मतलब ये जो दो वैल्यू है ना, इसको हम मान के चलेंगे कि ये तीसरी वैल्यू के बराबर है। ये हर बार हम लेट करते हैं क्वेश्चन में के, है ना। अब ये के लेट करते हैं, ये आपने के लेट करी तो सेपरेशन कांस्टेंट है, तो ये तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना, के को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, और के को हम निगेटिव भी ले सकते हैं। अब किसको कहां पे लेना है वो क्वेश्चन से पता लगता है। जो हमें इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन दी होती है ना, उसकी हेल्प से हमें देखना होता है कि हमें कंडीशन अगर साइन की फॉर्म में है तो हमें सॉल्यूशन साइन और कोस की फॉर्म में चाहिए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग के को लेट किया जाएगा। ठीक है। अगर हमें कंडीशन ई की पावर की फॉर्म में दी है, ई की पावर एक्स एक्स की फॉर्म में दी है कंडीशन जो आपको गिवन होगी इनिशियल बाउंड्री, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग के को लेट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे सॉल्यूशन में ए की पावर की फॉर्म का ही सॉल्यूशन आपको दिखाई दे। तो ये हमें के को क्या लेना है, ये टोटली क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमें के को निगेटिव लेना के लेकर के चलना है, पॉजिटिव लेकर के चलना है, या तीनों केस लेकर के चलना है, वो आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल ध्यान रखना, ये जो सेपरेशन कांस्टेंट है ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, जीरो भी हो सकता है। फिर अब क्या करना है आपको, क्योंकि ये देखो ये टर्म जब के बराबर आएगी तो हम एक्स की टर्म को और के को लेकर के सॉल्व करेंगे, टी की टर्म को और के को लेकर के सॉल्व करेंगे, और यहां पर कोई ज्यादा बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती। जो आपने बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, बीएससी सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी डेफिनेटली आपने, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम सीएफ और पीआई मेथड से सॉल्व करते थे। तो जो सीएफ वाला केस है वो आपको आना चाहिए, सीएफ से ही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एज ए रिवीजन मोड में उसके रूल फिर से बताने वाला हूं। सीएफ का हमारा यूज होगा यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, दोनों को, एक एक्स में बनेगी और एक टी में बनेगी। वही यहाँ पे स्टेप 5 में मैंने बताया भी है कि दिस गिव्स टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, एक तो बनेगी एक्स में, एक बनेगी टी में। आपको क्या करना है, सोल्व द बोथ ओडीई, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, और फाइंड द सॉल्यूशन। एक को सॉल्व करेंगे तो आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू मिलेगी स्मॉल एक्स की टर्म में, एक को सॉल्व करेंगे तो आपको कैपिटल टी की वैल्यू मिलेगी स्मॉल टी की टर्म में। ठीक है, तो आपको दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। एक से आपको स्मॉल एक्स की टर्म में वैल्यू मिलेगी, एक से आपको कैपिटल टी की स्मॉल टी की टर्म में वैल्यू मिलेगी। अब आपको क्या करना है, चूंकि हमने माना था कि जो यू एक्स टी है वो है एक्स इंटू टी के बराबर, तो ये जो एक्स और टी की दोनों वैल्यू आएगी ये हम यहाँ पर रख देंगे वापिस इसी इक्वेशन में, तो हमें यू एक्स टी जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। यू एक्स टी सोल्यूशन हमारा होगा एक्स की और टी की मल्टीप्लाई, जो हमने दोनों सोल्यूशन स्टेप 5 में निकाले हैं, स्टेप 6 में दोनों को मल्टीप्लाई करके रख देना। ठीक है, अब स्टेप 6 में अगर आपको कंडीशंस नहीं दी है तो स्टेप 6 पे ही क्वेश्चन को छोड़ देना, सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर आपको इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन दी है तो आगे हमें मोस्ट जनरल सॉल्यूशन निकाल के कांस्टेंट की वैल्यूज भी निकालनी होती है। ठीक है, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो एग्जांपल में आपको बताऊंगा मैं, है ना। तो अगर आपको कंडीशन दी है तो फिर हम क्या करेंगे, उन इनिशियल कंडीशन को या बाउंड्री कंडीशन को जो भी दी है ना, उनको हम यूज करेंगे, और यहाँ पर ना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हमने कांस्टेंट ऐड करने होते हैं। तो वे जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन से निकाल लेते हैं, और फिर वापस इसी में रख देंगे। स्टेप 6 में जो आंसर है इसी में हम उन कांस्टेंट को रख देंगे, जिससे कि हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलता है स्टेप 7 में। ठीक है, तो अगर आपको कंडीशंस दी है तो कंडीशंस को इसमें पुट किया जाता है स्टेप 6 में, और कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है। कंडीशन जब भी दी होती है ना तो समझ लीजिएगा कांस्टेंट ही निकालने होते हैं, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमने कंडीशंस दी थी उनको अप्लाई किया और कांस्टेंट को निकाल के फिर वो जो कांस्टेंट की वैल्यू है स्टेप 6 में वापस रख देनी है, जो कि हमारा फाइनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें देगा। तो ये हमारा आसान सा वर्किंग रूल है, एक एक स्टेप को ऐसे यूज करूंगा जैसे मैंने रूल में बताया है। ठीक है, तो एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल से पहले क्योंकि मैंने बताया इसमें ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करने के बाद, तो सीएफ के रूल आपके रिवाइज आपको होने चाहिए जो आपने
पढ़े होंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीएफ का रूल कुछ इस तरह था कि हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। कुछ स्टूडेंट्स ने डी को एम रख के ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई होगी। जिसने मेरे चैनल से पढ़ा होगा, मैं डी में ही उसको सॉल्व करता था, जो स्टैंडर्ड बुक्स में यूज होता है आईआईटी में, है ना। तो डी की फॉर्म में भी उसको सॉल्व कर सकते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन को। तो सॉल्व करके रूट निकलते हैं। रूट आपके रियल और डिस्टिंक्ट भी आ सकते हैं, रूट आपके रियल और इक्वल भी आ सकते हैं, रूट आपके इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आ सकते हैं। यहाँ पे दो केस का यूज मेनली होता है, केस 1 का और केस 3 का। इसका यूज होता है, केस 2 तो बहुत ही कम केस में देखने को मिलेगा। तो केस 1 आपका ये कहता है कि अगर एक ही ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट आता है तो सीएफ लिखा जाएगा C1 e की पावर में जो रूट आया है इंटू एक्स, है ना। अगर आपको दो रियल और अलग अलग रूट मिल जाए तो सीएफ होता है C1 e की पावर में फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस C2 e की पावर में दूसरा रूट इंटू एक्स। यहाँ पे हमें C1 C2 कॉन्स्टेंट रूट के अकॉर्डिंग ऐड करने होते हैं, है ना। अगर दो रियल और इक्वल रूट आ जाए, मान लो m और m, तो उसका सीएफ होता है C1 प्लस C2x e की पावर में जो रूट आया है इंटू एक्स। अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स पेयर रूट का बनता है, जो कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में मैंने कंसीडर किया, अगर एक पेयर कॉम्प्लेक्स रूट का मिलता है तो सीएफ हमारा लिखा जाता है e की पावर में अल्फा एक्स, e की पावर में रियल पार्ट इंटू एक्स, फिर इस बीटा का यूज है C1 कोस इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स। ठीक है। यहाँ पर जो हम यूज करेंगे ना, मेनली हम यूज करते हैं केस 1 का और केस 3 का। ठीक है, केस 1 केस 3 से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये सभी आपने सीएफ के रूल पहले पढ़े हैं, एज ए रिवीजन मोड में मैंने आपको बता दिया, जिसको कि मैं आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा। पूरी यूनिट में ये सीएफ के रूल यूज होने हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। केस 1, इसमें 3 केस की प्रॉब्लम होगी भाई। पहला केस जिसमें कोई भी कंडीशन ना दी हो, ना तो इनिशियल कंडीशन दी हो ना बाउंड्री कंडीशन, सीधा आपको कहा जाए इसको सॉल्व कर दो, तो वो पहले केस की प्रॉब्लम होगी। दूसरा जिसमें केवल इनिशियल कंडीशन दी हो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जिसको कहेंगे, तो दूसरा केस होगा जब आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हो, पीडीई दी हो, उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो। फिर एक तीसरी प्रॉब्लम आएगी केस 3, जिसमें हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इस लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं इसके, है ना। तो इसमें मैं आपको 2 केस बताने वाला हूं, एक तो जिसमें आपको कंडीशन ना दी हो उसको सॉल्व करना सीखेंगे, और दूसरा हम सीखेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। ठीक है। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं प्रॉब्लम विदाउट कंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन ना दी हो। सॉल्व द पीडी बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। कोई कंडीशन नहीं दी है, पीडी दी है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिव इन करके डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं भैया, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और माइनस टू डेल यू ओवर डेल एक्स और प्लस डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू 0, जिसको कि इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर जो u है, ठीक है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो दो वेरिएबल का फंक्शन बनेगा जिनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। डिवाइड वाली टर्म, डिवाइड में x और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो u जो हमारा यहाँ पर होगा वो दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, x का और t का, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। uxt इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल हमें क्या करना है, इसको कैपिटल X इंटू टी की फॉर्म में मानना है, और यहाँ पे ये भी बता देना है कि जो x है वो केवल x का फंक्शन है और जो हमारा t है वो केवल t का फंक्शन है, ये भी बता देना है। और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो ये पहली स्टेप कंप्लीट हुई कि हमें सॉल्यूशन को लेट करना पड़ता है। दूसरे स्टेप में आपको देखना है कौन कौन से डेरिवेटिव हमारे इन्वॉल्व है पीडीई में, उनकी वैल्यूज को निकालना है इक्वेशन 2 का यूज करके। नाउ हमें जरूरत पड़ेगी डेल यू ओवर डेल एक्स की। डेल यू ओवर डेल एक्स का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, जिसको कि हम डी एक्स अपॉन स्मॉल एक्स लिखेंगे, और टी रहेगा कांस्टेंट, और जिसको हम एक्स डैश टी कहेंगे, है ना। फिर आपको निकालनी है यहाँ पर डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू रूल, जिसमें एक्स तो कांस्टेंट रहेगा इक्वेशन 2 से, है ना, और टी का हो जाएगा एक बार ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स टी डैश, है ना।
फिर हमें जरूरत पड़ेगी सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की, जो कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसी का एक बार फिर से कर देंगे तो ये डी टू एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टी कांस्टेंट रहेगा जिसको हम एक्स डबल डैश टी कहेंगे। तीन डेरिवेटिव है, तीनों की वैल्यू हमने निकाल लेनी है ना। और इस इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे अब, यूजिंग यूजिंग 2 एंड 3 इन 1। ठीक है, तो जो हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डेरिवेटिव्स दिए हैं उनकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 की हेल्प से निकाल लेते हैं। अब इक्वेशन 2 और 3 में निकाल लेते हैं और फिर इनको यूज करते हैं 1 में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे डेरिवेटिव की वैल्यू रख दो भाई। अगर सारे डेरिवेटिव की वैल्यू की बात करें तो पहला है आपका एक्स डबल डैश टी और -2 ये हो जाएगा एक्स डैश टी और ये हो जाएगा आपका एक्स टी डैश इक्वल टू 0। वो सिंपल है ये, इसको आप जब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये बस लिखना होता है, बाकी आपको पता है। एक्स के रेस्पेक्ट में यू आपने माना है एक्स और टी का फंक्शन, यदि एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार है, ठीक है, तो आपको डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कि एक्स का दो बार डिफरेंशिएशन एक्स डबल डैश टी कांस्टेंट। ऐसे याद हो जाएगा ये आपको। अगर आपको u का t के रेस्पेक्ट में निकालना है तो x कांस्टेंट t का एक बार डिफरेंशिएशन, अगर आपको u का x के रेस्पेक्ट में एक बार निकालना है तो आपका t कांस्टेंट x का एक बार डिफरेंशिएशन। अगर आपको u को दो बार t के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, तो यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा और t का दो बार डिफरेंशिएशन। अगर आपको डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल टी निकालना है, ठीक है, तो एक बार x के रेस्पेक्ट में x डैश, एक बार t के रेस्पेक्ट में t डैश। तो ये ना याद हो जाते हैं, इसमें कुछ है नहीं, जितना डेरिवेटिव में इधर x के रेस्पेक्ट में उतना ही डैश लगना है। अगर x के रेस्पेक्ट में दो बार है तो डबल डैश, x के रेस्पेक्ट में एक बार है तो सिंगल डैश, अगर t के रेस्पेक्ट में एक बार है तो t पर सिंगल डैश, और अगर t के रेस्पेक्ट में दो बार है तो डबल डैश। दूसरे वाला कांस्टेंट रहेगा, एज इट इज रहेगा, है ना। अगर एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार t के रेस्पेक्ट में तो x के ऊपर डैश और t के ऊपर डैश। सिंपल सा आपको याद हो जाता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसान आपको ये लगेगा। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं लेकिन आसान होता है भाई, ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आसान बहुत है। अब ये हमने जो है स्टेप 3 यूज कर दी। स्टेप 4 कहती है कि आप इसमें सेपरेट करो, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाओ, एक्स की टर्म को एक तरफ करो, टी की टर्म को एक तरफ करो, ये मेथड कहता है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने ये जो दो टर्म है इनको लेफ्ट में ही रखा, जिनसे टी कॉमन आ जाएगा, एक्स डबल डैश -2x डैश, और ये जो टर्म है इसको मैं उधर ले गया जो कि -x t डैश की फॉर्म में जाएगी। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो x की टर्म को एक तरफ लाना है, तो भैया इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, अपॉन में कैपिटल X, इस x से डिवाइड कर दे, t से उधर डिवाइड कर दो, -t डैश अपॉन कैपिटल T। वेरिएबल सेपरेट हो गए, है ना। ये जो x था इसको हम इधर डिवाइड में ले आए, ये जो t था उसको उधर डिवाइड में ले गए। अगर इसकी टर्म की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऊपर वाली टर्म ही मिलेगी आपको। तो ये आपकी होता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट किया, एक्स की टर्म को एक तरफ किया है, टी की टर्म को एक तरफ किया है। अब इसको हम किसी सेपरेशन कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, और वो सेपरेशन कांस्टेंट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी कंडीशन नहीं दी है, के मान लेता हूँ, ठीक है, ये के सेपरेशन कांस्टेंट है से। और मैं आपको बता दूं कि ये जो k है ये लेस देन 0 भी हो सकता है, ये आपका k 0 के बराबर भी हो सकता है, और ये k आपका ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। कंडीशन कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, कंडीशन कुछ गिवन नहीं है तो आप k ही मान करके सॉल्व कर लो। कंडीशन कुछ गिवन नहीं है तो k ही मान करके सॉल्व कर लो, बाकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे खेला होता है वो आगे बताऊंगा क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पर आपका k है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैं कोई इक्वेशन मान लेता हूँ, 3 तक ऊपर मान रखा है, इसको 4 इक्वेशन मान लेता हूँ। अब 4 इक्वेशन के बाद जो हमें सॉल्यूशन करना है, पहले हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन 4 का x और k को लेते हैं फ्रॉम 4, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है x डबल डैश -2x डैश अपॉन कैपिटल X इक्वल में है k, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई आपको करना है भाई। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक स्टेप तो यहीं पर मैं आपको बताते हूँ, दिस इंप्लाइज
इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा एक्स डबल डैश माइनस 2x डैश, और ये x जो है उधर k के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जिससे आपको kx मिलेगा इक्वल टू 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ये बनेगी हमारी ODE। ODE का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी यहाँ पर ये बनेगी। ठीक है, इसका मतलब अगर पूरा डिटेल में लिखूं, मैं पूरा डिटेल में बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब है x के रेस्पेक्ट में 2 बार, यानी कि d2x अपॉन dx स्क्वायर, और माइनस 2x डैश का मतलब x के रेस्पेक्ट में 1 बार डिफरेंशिएशन, और माइनस k, और ये आपका कैपिटल X इक्वल टू 0। ये आपकी ODE है, इसमें PDE का कोई रोल नहीं रहा अब, है ना। ये ODE है, इसको हम CF वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको हम कैपिटल D की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। कैपिटल X को तो बाहर ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे बचेगा कैपिटल D स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा -2D, और यहाँ पर बचेगा -k। और ये भी बता देते हैं वेयर, यहाँ पर जो कैपिटल D है ना, वो D अपॉन dx को रिप्रेजेंट करता है। ये साइड में आप लिख सकते हैं चाहे तो। अब ये जो है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसको CF और PI वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से CF निकलता है, राइट हैंड साइड से PI निकलता है। क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो यहाँ पर आपका इक्वल का पार्ट 0 होने की वजह से PI आपको नहीं निकालना है। जो CF के रूल बताए केवल वो आपको याद है तो ये हो जाएगा। क्लियर। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है जो x का कोफिशिएंट होता है ना, ये जो अंडरलाइन किया मैंने, इसको 0 के बराबर रखना पड़ता है। अब इसको सॉल्व करके रूट निकालने हैं, देयरफॉर त्रिधराचार्य लगाना पड़ेगा। माइनस बी, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू यहां पर है आपकी 1, बी की वैल्यू है -2, और सी की वैल्यू है -k। तो त्रिधराचार्य रूल लगा दो भाई। त्रिधराचार्य रूल आपको ये कहता है कि माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, यानी कि 4 -4ac। 4 ए की वैल्यू है आपकी 1, और सी की वैल्यू है आपकी -k। सी की वैल्यू है हमारी -k। ठीक है, ये हमारी जो है इसमें सी की वैल्यू हो जाएगी। अपॉन में होता है 2a, यानी कि 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। डी आपको मिलेगा 2 प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा अंडर रूट में 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k अपॉन में 2, और दिस विल बी इक्वल टू 2 को कॉमन लेके काट देंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस के आपको दिखाई देगा। एक प्लस के साथ में है, एक माइनस के साथ में है, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट यहां पर आएंगे। ठीक है, इसमें लगेगा CF को निकालने का केस नंबर 1, है ना। देयरफॉर CF यहां पर होगा। CF का रूल ये होता है कि C1 एक कांस्टेंट e की पावर में जो फर्स्ट रूट आया है इनटू में x, क्योंकि x में है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, और फिर जो दूसरा रूट है C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट e की पावर में जो दूसरा रूट आया है इनटू में x। ये हमारा CF होगा। चूंकि इक्वल का पार्ट इसका 0 है तो PI यहां पर 0 होगा, और जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है दिस इंप्लाई जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू हमारी होगी जो कि x का फंक्शन ही बनेगा CF प्लस PI के बराबर। और CF प्लस PI का मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, C1 e की पावर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस k इंटू एक्स, और प्लस C2 e की पावर 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस k इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा एक सॉल्यूशन निकल चुका है जो कि x की वैल्यू आ गई। सेम तरीके से इस पोर्शन का हमें ये t वाला पोर्शन लेना है, और t के लिए भी सॉल्यूशन को फाइंड करना है। कोई डाउट है तो एक बार चेक करो आप। अब लेंगे हम इस इक्वेशन 4 का ये t वाला पोर्शन, है ना, इन दोनों को लेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। फिर से लिखते हैं फ्रॉम 4 यहां से आपको मिला -t डैश अपॉन t इक्वल टू k की फॉर्म में,
जिसको हम लिख सकते हैं माइनस टी डैश इक्वल टू के इंटू टी, और इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं टी डैश प्लस के टी इक्वल टू 0, जिससे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बनेगी डी टू टी अपॉन, सॉरी टू नहीं, एक बार डिफरेंशिएशन है, डी टी अपॉन डी टी और प्लस के इंटू टी इक्वल टू 0, और जिसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं डी प्लस के इंटू टी को बाहर इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने डी को कंसीडर किया है डी अपॉन डी टी की फॉर्म में। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी प्लस के इक्वल टू 0, एक ही रूट आएगा और ये रूट आएगा डी इक्वल टू माइनस के, तो सी एफ का केस 1 लगेगा। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर सी एफ यहाँ पर जाएगा इसका C1 C2 ऊपर ले चुके हैं, यहाँ पे C3 लेना, अलग अलग कांस्टेंट रखना, C3 e की पावर में जो रूट आया है इनटू में t आएगा, क्योंकि ये t का फंक्शन है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में t की फॉर्म में आएगा आंसर, स्मॉल t यहाँ पे x की फॉर्म में आएगा, ये ऐसे याद रखना है। क्योंकि इक्वल का पार्ट 0 है तो पी आई यहाँ पे भी 0 होगा। अब सी एफ और पी आई दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सी एफ और पी आई दोनों को हम ऐड कर देंगे भाई। ठीक है, देयरफॉर कैपिटल टी की भी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये होगा C3 e की पावर में माइनस के इंटू टी। दूसरा सोल्यूशन हमें ये मिल जाए। क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी है तो फाइनल सोल्यूशन को हम लिख सकते हैं। फाइनल सोल्यूशन की अगर बात करें तो फाइनल सोल्यूशन होगा हेंस हेंस यू एक्स टी इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई और टी की मल्टीप्लाई, जो दोनों सोल्यूशन निकाले कर दीजिए। पहला सोल्यूशन आपका था क्या, C1 e की पावर में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस के इंटू एक्स, और प्लस C2 e की पावर में 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस के इंटू एक्स, और फिर आपको मिलेगा ये t वाला सॉल्यूशन C3 e की पावर में माइनस के टी। बस, कोई कंडीशन नहीं है तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। जो हमने x वाला सॉल्यूशन निकाला है, जो हमने t वाला सॉल्यूशन निकाला है, दोनों को निकाल करके हम इस तरीके से जो है मल्टीप्लाई में लिख देंगे, वही आपका फाइनल आंसर होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन आपको नहीं गिवन है। ये होता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसमें केस 1 का मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया और इस प्रॉब्लम में कोई भी कंडीशन आपको गिवन नहीं थी। आई थिंक आपको सब चीजें, सब स्टेप वर्किंग रूल के क्लियर हो गई होगी। हर क्वेश्चन में ऐसे ही चलना होता है। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं लेकिन आसान बहुत है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन में आपको लूंगा जिसमें इनिशियल वैल्यूज दी होगी, मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कह लीजिए, है ना। तो एक पीडीई दी है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को यूज करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और कंडीशन आपको दी है ये यहाँ पर, है ना। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गिवन करके डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू 2 डेल यू ओवर डेल टी और प्लस में यू, जिसको कि इक्वेशन 1 डाल देंगे, और साथ ही साथ में आपको गिवन है इनिशियल कंडीशन टाइम t इक्वल टू 0 पर आपको एक टेम्परेचर दिया है, एक फॉर्म में कह लो, ये इक्वेशन 2 इसको डाल देंगे। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वही मेथड को कंसीडर करेंगे जो अभी बताया था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो लेट कर लेते हैं यू एक्स टी का फंक्शन है, तो यू एक्स टी को हम लेट कर लेते हैं कि एक्स कैपिटल और कैपिटल टी, जहां पे एक्स को हम कहेंगे कि केवल वो एक्स का फंक्शन है, और जहां पे टी को हम कहेंगे कि वो केवल टी का फंक्शन है। ठीक है, ये हम लेट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को नाम 3 नाम दे देंगे। अब इससे हमें दो डेरिवेटिव निकालने हैं। देन हमें निकालना है डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू, जिसका मतलब होता है डी एक्स ओवर डी एक्स, और टी आपका कांस्टेंट, जिसको हम एक्स डैश इंटू टी लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, और ऐसे ही डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू चाहिए, जिसको हम एक्स कांस्टेंट और टी का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, जिसको हम x इंटू टी डैश भी लिख सकते हैं, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 4, है ना, दोनों को। ओके, 3 4 को 1 में यूज करो, यूजिंग 3 एंड 4 इन 1 में यूज करेंगे, इससे आपको मिलेगा कितना भाई,
डेल यू ओवर डेल एक्स जो कि एक्स डैश टी देगा, और इक्वल टू 2 डेल यू ओवर डेल टी जिससे एक्स टी डैश मिलेगा, और प्लस यू, यू की वैल्यू है आपकी एक्स टी के बराबर इंटू एक्स टी होगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 3 और 4 को वन में यूज कर दिया, दोनों को हमने वन में यूज कर दिया। अब वन में यूज करने पर आपको सेपरेट करने हैं वेरिएबल्स, एक्स को एक तरफ ले जाना है, टी को एक तरफ लेकर के आना है। इसमें अगर हम सेपरेशन करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स डैश टी इक्वल टू, इन दोनों टर्म से ले लो कैपिटल एक्स कॉमन, अंदर बचेगा 2 टी डैश प्लस कैपिटल टी, है ना। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एक्स डैश अपॉन कैपिटल एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टी डैश प्लस टी अपॉन कैपिटल टी। वेरिएबल हमारे सेपरेट हो चुके हैं, जिसको हम एक कांस्टेंट के बराबर कंसीडर करेंगे, जो होगा हमारा कैपिटल के, जो कि सेपरेशन कांस्टेंट होता है। और यहां पर भी ये के आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेना कौन सा है, ठीक है, लेना वो है जिससे कि कंडीशन अप्लाई हो जाए, क्योंकि जो सी एफ हम निकालते हैं अगर उसमें साइन कोस आ गया, साइन कोस में तो कंडीशन दी ही नहीं है, ये तो ई की पावर में है, तो हमें वो के मानना है जिससे कि ई की पावर में आंसर आए, ठीक है। हमें वो के को मानना है, निगेटिव मानो या पॉजिटिव मानो, जीरो वाला केस तो बहुत ही रेयर केस में चलता है, नेगेटिव पॉजिटिव में ही कंसिडर करते हैं। ज्यादातर केस में के को निगेटिव पॉजिटिव ही मानते हैं, पर वहां पे देखना पड़ेगा कि निगेटिव लेकर के आपका ई की पावर में आंसर आ रहा है या पॉजिटिव लेकर के ई की पावर में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये रफली थोड़ा सा वर्क करना भी पड़ सकता है, एक बार के को निगेटिव मान के देखो, पॉजिटिव मान के देखो, अगर ई की पावर में आंसर आपको कंडीशन दी है तो ई की पावर में आंसर आए, तभी तो कंडीशन अप्लाई हो पाएगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं के को पॉजिटिव, ठीक है। अगर के को पॉजिटिव लेट करते हैं तो डेफिनेटली ई की पावर में आएगा, आप चेक करिएगा आगे। तो इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 के जो है दोनों पार्ट को हम लेंगे, ठीक है। नाउ इक्वेशन 5 के हम दोनों पार्ट को लेंगे, एक्स डैश अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू हमने के माना है, जिसको सेपरेट करेंगे तो ये एक्स डैश माइनस के एक्स के बराबर आएगा इक्वल टू 0, इसको उधर लाएंगे फिर माइनस में ले आएंगे, जिसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन स्मॉल एक्स माइनस के एक्स इक्वल टू 0। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, जिसको हम डी माइनस के इंटू एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी बनेगी, ठीक है, हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी है एक्स का कोफिशिएंट डी माइनस के इक्वल टू 0, जिससे डी की केवल एक ही वैल्यू आएगी कैपिटल के, एक ही रूट है तो इसमें सी एफ का केस 1 लगेगा, ठीक है। सी एफ का केस 1 हमारा यहां पर अप्लाई होगा, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। देन सी एफ हमारा होगा, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है C1, एक्स की फॉर्म में आंसर आएगा, एक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है C1 ई के पावर में जो रूट आया है इंटू एक्स, चूंकि इक्वल का पार्ट 0 है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो पी आई 0 होगा, है ना। देन सॉल्यूशन हमारा कैपिटल एक्स के लिए हमें मिल गया, कैपिटल एक्स के लिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो है सी एफ प्लस पी आई, दोनों को जोड़ देंगे, C1 ई की पावर के एक्स हमारा जो है एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इक्वेशन 5 का एक पार्ट लेकर के दूसरा पार्ट लेंगे कैपिटल टी वाला, फ्रॉम 5, यहां पर भी आप लिख दीजिएगा फ्रॉम 5। फिफ्थ इक्वेशन का हमने एक पार्ट लिया था एक्स वाला के को, अब टी को और के को लेंगे, जिससे आपको मिलेगा 2t डैश प्लस कैपिटल टी अपॉन में कैपिटल टी इक्वल टू में के, जिसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 2t डैश प्लस टी इक्वल टू के टी मिलेगा, जिसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं तो 2t डैश और प्लस ये कितना आएगा भाई, 2t डैश प्लस टी माइनस के टी इक्वल टू 0, ये हमें मिल जाएगा, जिससे कि हम इसमें 2 से डिवाइड भी लगा सकते हैं, टी डैश और प्लस 1 माइनस के अपॉन में, या इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर के माइनस 1 और 2 से डिवाइड इंटू टी इक्वल टू 0,
डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी यहां पर बनी डी टी अपॉन स्मॉल डी टी और माइनस के माइनस वन अपॉन में टू इंटू में कैपिटल टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी, अगर हम इसको कहेंगे डी माइनस के माइनस वन अपॉन टू और बाहर कैपिटल टी इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं हेयर, जो कैपिटल टी का कोफिशिएंट है उसको जीरो रखेंगे, इससे आपको कैपिटल डी की वैल्यू मिलेगी जो कि के माइनस वन अपॉन टू की फॉर्म में आएगी। रियल और एक ही रूट है तो सी एफ का पहला केस लगेगा, देयरफॉर सी एफ यहां पर हमारा हो जाएगा C1 एक कॉन्स्टेंट ऊपर ले चुके हैं, यहाँ पे C2 आएगा, C2 e की पावर में जो रूट आया है k माइनस वन अपॉन टू इंटू में t, pi यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो जो आपका सॉल्यूशन है वो हमें मिल गया कैपिटल T की फॉर्म में, और ये सॉल्यूशन हमारा आया है C2 e की पावर में k माइनस वन अपॉन टू इंटू टी। सी एफ और पी को जोड़ करके हमारा ये फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन भी हमें मिल गया, जो कि ओडीई को सॉल्व करने के बाद मिलता है। अब x भी निकल गया ऊपर, t भी निकल गया, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें ux इक्वेशन 3 में रखना है ना, यूजिंग इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो यहां पर आपने क्या माना था, के को आपने पॉजिटिव माना था, तो पॉजिटिव मान करके e की पावर में सॉल्यूशन आया, e की पावर में ही कंडीशन दी है, तो इसका मतलब हमने सही किया है। ठीक है, तो के को पॉजिटिव मान के कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर के को अगर निगेटिव भी ले लेंगे, ठीक है, तब भी e की पावर में ही आएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे आप के को निगेटिव भी रखेंगे, क्योंकि ये आपको साइन कोस की फॉर्म में देगा ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की ओडी बनती है, तो के को हम अगर यहाँ पे ये ना भी लिख के तब भी चल जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव दोनों इसमें इन्वॉल्व है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इन्वॉल्व है, निगेटिव लेंगे तब भी e की पावर में ही आएगा, पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे, दोनों केस में e की पावर में ही आंसर आना है। ठीक है, तो दोनों केस में आप कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं केवल के मान के चला हूं, के लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं ली मैंने, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ी ही नहीं है, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मानेंगे। तो अब इन दोनों को हम जो है इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। नाउ यू एक्स टी इक्वल टू कैपिटल एक्स और टी की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, कैपिटल एक्स और टी की मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स आपको मिला था C1 e की पावर में के एक्स, और ये आपको मिला है C2, बाहर ले लेता हूं, e की पावर में k माइनस वन अपॉन टू इंटू टी। अब देखो भाई यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी है ना, एक तो आर्बिट्रेरी हो गया ये के सेपरेशन कांस्टेंट, और दो हो गए आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 C2, यहाँ पर आपके ये आर्बिट्रेरी है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी मोस्ट जनरल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो इसमें हम मोस्ट जनरल सॉल्यूशन भी मान करके चल सकते हैं, और मोस्ट जनरल सॉल्यूशन का तब ज्यादा यूज हो जाता है यदि आपको कंडीशन 2 या 3 टर्म में दी हो, यहाँ पे तो एक टर्म में है, एक टर्म में है तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक टर्म में नहीं है ये कंडीशन, 2 टर्म में है, तो आपको फिर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन की ही का ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन कुछ नहीं होता भाई, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जो हमारी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, C1 C2 दोनों मल्टीप्लाई में है, वे आर्बिट्रेरी है, उसकी जगह पे हमने एक नई वैल्यू रख दी जिसको हमने नाम दिया Vn का, और जो बाकी फंक्शन है वो सेम रखा, e की पावर के एक्स और e की पावर k माइनस वन अपॉन टू इंटू टी, बाकी सब सेम रखा, बस कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया, Bn मान लिया, और Bn माना तो ये ना आपको समेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक। हालांकि इस समेशन में सारी टर्म का यूज नहीं कर पाएंगे हम, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, 2 टर्म में दी है, 3 टर्म में दी है, 4 टर्म में दी है, जितने टर्म में कंडीशन दी होगी उतने ही टर्म में इसको हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे एक टर्म में कंडीशन है तो एक ही बार एक्सटेंड करेंगे। तो जब भी मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना हो, कुछ नहीं करना होता, जो कांस्टेंट आपके मल्टीप्लाई में आए हैं, 2 कांस्टेंट, उसको एक नया कांस्टेंट मानना है, उसमें समेशन लगा देना है, ये मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को हम मान लेंगे इक्वेशन 4 5 और ये 6 इक्वेशन आपकी हो जाएगी, ये 6 इक्वेशन हो गई।
अब हमें कंडीशन जो गिवन है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर कंडीशन नहीं दी होती यहीं पे आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन ये कंडीशन दी है, ठीक है। गिवन है कि आप जो है t इक्वल टू 0 पर, इसमें t को 0 रखो, t इक्वल टू 0 पर इस कंडीशन को यूज करो 6e⁻³ x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन 6 है उसमें t को 0 रखना है, पुट t इक्वल टू 0 इन 6, ठीक है। और इस कंडीशन को यूज करना है जो मैंने यहां पर लिखी है, पुट t इक्वल टू 0 इन 6, और इस कंडीशन को यूज करना है। इसको मैं ले जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर, है ना, या यहीं पे कवर हो जाएगा तो छोड़ो। जब इसमें t को 0 रखेंगे तो ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा u ऑफ x0, जिसकी वैल्यू है 6, ये इसको वैल्यू को बाद में रख देंगे, ux0 यहां से मिलेगा। इसमें भी t को 0 रखना है, t को 0 रखेंगे तो ये e की पावर में 0 बन जाएगा, और e की पावर 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। e की पावर की वैल्यूज की काफी जरूरत पड़ती है, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ तीनों वैल्यू में। ये तीनों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमारी यहाँ पर। पहला तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 पता होने चाहिए सभी को, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो ये तीन वैल्यू की हमारी बहुत जरूरत पड़ती है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर e की पावर 0 है, e की पावर 0 बनेगा, यदि t को 0 रख दे e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, वो बचेगा समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी bn और e की पावर kx, बस ये बचेगा, है ना, ये हमारा बचेगा भाई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करें तो ux0 की वैल्यू जो आपको गिवन है वो लेफ्ट में रख दो, 6 से e⁻³ समेशन को ओपन कर दो, है ना। समेशन को ओपन करेंगे तो b1 e⁻kx, फिर आगे आएगा b2 e⁻kx, और ये प्लस डॉट 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 इस तरह से ही हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ना चूंकि एक ही टर्म है तो बाकी टर्म सबको 0 मान लेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है, b2 से लेकर आगे तक की जो वैल्यू है, जब 0 से कंपेयर करेंगे वो तो आपको 0 ही देगी, उससे हमें मतलब नहीं है। बस केवल फर्स्ट फर्स्ट टर्म का हमारा यूज होना है, तो फर्स्ट फर्स्ट टर्म से हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर कंपेयर करें आप, तो दिस इंप्लाइज, यहां से कंपेयर करें तो b1 की वैल्यू तो हो जाएगी 6, ठीक है, और k की वैल्यू x के कंपेयर करेंगे, है ना। तो यहां पर आपका राइट साइड में तो kx है और लेफ्ट साइड में -3kx है, तो x से x कट जाएगा, k की वैल्यू आएगी -3, k की वैल्यू होगी -3, ठीक है। तो ये हमें पहली पहली टर्म से मिल गया। बाकी जो टर्म्स है, b2 की वैल्यू चूंकि इधर कोई टर्म है ही नहीं, तो इधर हम +0 कर देंगे, +0 करेंगे तो b2 भी 0 आएगा, k भी 0 लेंगे, तो b2 0 होने से बाकी सारी टर्म 0 हो जाएगी। मतलब ये समेशन जो हमने लगाया था ना, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कितनी टर्म में कंडीशन दी है, जितनी टर्म में कंडीशन दी होगी उतनी ही टर्म तक इसमें हमें वैल्यूज मिलती है, बाकी सब 0 हो जाता है। तो बाकी सब वैल्यू 0 हो गई। अब हम क्या करेंगे, b1 को 6 और k को -3 जो है हम इसमें रख देते हैं, जो आपका इक्वेशन 6 में सोल्यूशन है, ठीक है, और फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। लास्ट में रख देते हैं, हेंस हेंस uxt इक्वल टू, ये फाइनल सॉल्यूशन होगा, समेशन हट जाएगा अब, है ना, क्योंकि सारी वैल्यू 0 है, केवल b1 की वैल्यू मिलेगी, b1 की वैल्यू होगी 6, है ना, और यहाँ पर k की वैल्यू हमारी आई है कितनी, -3, जब k को -3 रखेंगे तो e की पावर -3x, और वहां से आपको मिलेगा k को -3 रखने पर, इसमें भी k को -3 रखो, तो -3 -1/2t, इससे मिलेगा -4/2t, यानी कि -2t, है ना, इनटू में आएगा e की पावर में -2t, है ना। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसको कि हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज uxt इक्वल टू 6, दोनों को ऐड कर देंगे e की पावर में -3x + 2t, और ये इसका फाइनल आंसर होगा विद द इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन से ये फायदा हो जाता है कि कांस्टेंट जो आर्बिट्रेरी लेते हैं वो bn की फॉर्म में हो जाते हैं,
और के हमारा अननोन है, वो आपका सेपरेशन कांस्टेंट है, वो भी हमारा निकल जाता है। कंपेयर करने पर वो भी इजीली निकल जाएगा और जो कांस्टेंट है वो भी निकल जाएंगे, जिसको कि हम आगे लास्ट में यूज करके फाइनल आंसर को बता सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके सॉल्यूशन का। ठीक है, आई थिंक आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान बहुत है। एक लास्ट प्रॉब्लम और लेता हूं। इसमें मोस्ट जनरल सॉल्यूशन के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे दो कंडीशन आपको गिवन है। यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, दो टर्म गिवन है। दो टर्म गिवन है तो यहाँ पे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन से आपको ज्यादा वैल्यूज देखने को मिलेगी सॉल्यूशन में। फटाफट कर देते हैं कुछ स्टेप्स को। ठीक है, शॉर्ट भी करूंगा मैं इस बार। सॉल्यूशन गिवन है आपको डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस 2u। इसको इक्वेशन 1 डाल देना। और ये भी गिवन है कि जो यू एक्स यू की जो वैल्यू है टी इक्वल टू 0 पर है ये, यानी कि यू एक्स ऑफ 0 की वैल्यू आपको गिवन है 10 की पावर माइनस एक्स और माइनस 6 की पावर माइनस 4x। इक्वेशन 2 डाल देंगे। क्योंकि कहा है कि t बराबर 0 पर ये u की वैल्यू है, तो यानी कि u आपका, आपको पता है कि xt का फंक्शन है, तो हम t बराबर 0 पर इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे ही यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसमें वही सब लेट करना है आपको। ठीक है, बीच वाला पोर्शन अपने आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं। ठीक है, देन यहां पर क्या होगा, डेल यू ओवर डेल टी, इसका मतलब होगा एक्स कांस्टेंट, टी का एक बार डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होगा डेल यू ओवर डेल एक्स, एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन, टी कांस्टेंट माइनस 2u को हम लेट करते हैं एक्स टी। बीच की दो टर्म मैंने कट किया, वो आप लिख दीजिएगा इसमें। अब इसमें हमें करना है वेरिएबल्स को सेपरेट। ये हो जाएगा आपका कितना भाई, एक्स टी डैश इक्वल टू, यहां से हम ले लेंगे टी को कॉमन, अंदर बचेगा एक्स डैश माइनस 2x। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए टी डैश अपॉन टी लेफ्ट में आएगा और एक्स डैश माइनस 2x अपॉन कैपिटल एक्स राइट में आएगा। एक सेपरेशन कांस्टेंट के बराबर लेट करना है, इसको मैं के कह देता हूं से। ठीक है, और ई की पावर में आपको चाहिए सॉल्यूशन, ई की पावर में सॉल्यूशन चाहिए तो के को लेकर के चलते हैं, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव है ये, देखते हैं की पावर में आएगा क्या। ई की पावर में ही आएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की है आपकी पीडीई। तो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 डाल दे सकते हैं, है ना। टी डैश अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू के माना, जिसको हम लिख सकते हैं टी डैश माइनस के टी इक्वल टू 0, जिससे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, कैपिटल टी इक्वल टू 0। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपको मिलेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी आएगी टी का कोफिशिएंट यानी कि डी माइनस के इक्वल टू 0। डी का एक ही रूट आएगा के, जिससे कि सी एफ हम लिख सकते हैं। ठीक है, सी एफ हम लिख सकते हैं सी वन ई की पावर में जो रूट आया है इंटू में टी, टी की फॉर्म में ये है। और चूंकि पी आई 0 है तो जो आपका ये सी एफ है यही कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं उस बार में, बाकी आप पूरा एक्सप्लेन करना जैसे मैंने लास्ट के दो क्वेश्चन किए। अब इसमें लेते हैं एक्स वाला पार्ट, फ्रॉम टू अब लेंगे एक्स वाला पार्ट, एक्स डैश माइनस 2x अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू के, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स डैश माइनस 2x और इक्वल टू के एक्स। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं एक्स डैश माइनस 2x और माइनस के एक्स इक्वल टू 0। और इसको हम लिख देंगे ओडीई की फॉर्म में, इसको हम ओडीई की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। ये बन जाएगी आपका dx ओवर dx, और यहां पर आप ले लेंगे माइनस को कॉमन, और ये बनेगा k प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। कैन सी हेयर, माइनस को कॉमन लेंगे, k प्लस 2 एक्स कॉमन आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल D माइनस k प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। इंटू एक्स को मैं बाहर लेता हूं, मिट जा भाई, कैपिटल कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो हेयर, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0, जिससे कि डी की वैल्यू एक ही आएगी जो कि के प्लस 2 होगी। ठीक है, जो सी एफ है वही आंसर होगा, देयरफॉर सी एफ इक्वल टू, क्योंकि ये आपका कैपिटल एक्स, पी आई यहाँ पे 0 होगा, इक्वल का पार्ट 0 है, सी एफ ही आंसर होगा।
CF इसका आएगा, दूसरा कांस्टेंट C1 यहाँ पे लिया, यहाँ पे C2 लेंगे, e की पावर में जो रूट आया है k+2 इंटू में x आएगा, क्योंकि x में इक्वेशन थी, तो ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन भी निकल गया। ठीक है, देयरफॉर या हेंस देन uxt को हम लिख देंगे, uxt हमारा आएगा x की और t की मल्टीप्लाई करके, x और t की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 और C2 दोनों मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएंगे। यहां पर आपको मिलेगा e की पावर में k+2 इंटू एक्स और इंटू में e की पावर kt। दोनों सॉल्यूशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने फाइंड किए है। कौन कौन सी इक्वेशन में फाइंड किए है, इसको आप 3 कह दीजिएगा, इसको आप 4 कह दीजिएगा। 3 और 4 के जो सॉल्यूशन है दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा। क्योंकि इस बार आपको दो टर्म दी है तो आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोस्ट देयरफॉर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज uxt इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में C1 C2 को हम bn से रिप्रेजेंट कर देते हैं और बाकी सबको हम लिख देते हैं इस तरीके से k+2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर kt, और इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 5। कंडीशन को यूज करेंगे, कंडीशन आपको दी है t बराबर 0 पर, गिवन है हमें u ऑफ x 0 इक्वल टू 10 e की पावर -x और -6 e की पावर -4x। ये कंडीशन दी है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, t को 0 रखना पड़ेगा 5 में। पुट t इक्वल टू 0 इन 5 में t को 0 रख देते हैं। इससे हमें मिलेगा u ऑफ x 0 इक्वल टू, यदि t को 0 रखेंगे तो समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी bn, एंड हेयर विल बी आपका x की टर्म सेम रहेगी e की पावर k+2 इंटू एक्स और e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आपको जो है कंडीशन मिलेगी, इसमें अप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ux0 की वैल्यू होगी 10 e की पावर -x और -6 e की पावर -4x। इस समेशन को अगर 2 टाइम ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा b1, n को 1 रखने पर e की पावर k+2 इंटू एक्स, और आपको मिलेगा n को 2 रखने पर b2 e की पावर k+2 इंटू एक्स। अगली टर्म में आएगा b3 e की पावर k+2 इंटू एक्स, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, बाकी सब टर्म जो है 0 हो जाएगी। यहाँ पे दो टर्म दी है तो दो टर्म की कंपेयरिंग करके आंसर आ जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम 0 ऐड कर देंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में। तो b3 की वैल्यू 0 आ जाएगी, b3 के बाद b4 b5 b6 इनफाइनाइट तक सारी टर्म्स आपकी 0 ही वैल्यू देगी। केवल दो ही टर्म का यूज होना है, फर्स्ट का और सेकंड का। ठीक है जी, अब कंपेयरिंग करेंगे भैया। कंपेयरिंग ध्यान से करिएगा थोड़ा। पहली टर्म की कंपेयर पहली टर्म से करो, है ना। ऑन कंपेयरिंग यहां से आपको b1 की वैल्यू साफ दिख रही है, 10 है, और अगर e की पावर को कंपेयर करोगे तो e की पावर में है -x, तो इधर है, और उधर है e की पावर में k+2 इंटू एक्स। एक्स से x तो कट ही जाएगा, x का तो रोल ही खत्म, तो यानी कि इधर बचा -1, उधर बचा k+2, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1 इक्वल टू k, ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी -3। तो k की वैल्यू आएगी -3 जब आप पहली टर्म को पहली टर्म से कंपेयर करोगे तो। ठीक है, अब दूसरी टर्म को दूसरी टर्म से कंपेयर हम करेंगे। ठीक है, b2 की अगर कंपेयरिंग करें यहां पर, तो b2 की वैल्यू आपको साफ दिख रही है, विद निगेटिव साइन -6 आएगी, b2 इक्वल टू -6। और e की पावर की अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे -4x है, और वहां पर k+2 इंटू एक्स है, x से x तो हट ही जाएगा, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो k+2 इक्वल टू -4, 2 को इधर लाएंगे तो -4 -2 इक्वल टू k, जिससे k की वैल्यू -6 आएगी, तो k की वैल्यू आएगी -6। लो जी, और बाकी सब क्या आएंगे 0, एंड b3 b4 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, सबके सब क्या होंगे 0, बाकी सब 0। केवल दो टर्म से आप कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। अब मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को हम दो टर्म तक ही एक्सपेंड करके वैल्यूज को यूज कर देंगे। ठीक है, ये आपको दिया है इक्वेशन नंबर कौन सी में, 5 में।
नाउ फ्रॉम 5 जो u x t होगा n को 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा b1 e की पावर में पावर को ऐड करके लिख सकते हैं k+2 × x, और पावर e की जो है ऐड हो जाएगी दूसरे वाली इंटू में kt, ये आपको मिलेगा। और फिर आपको मिलेगा प्लस में b2 e की पावर में सेम रहेगा k+2 × x, और प्लस इंटू में kt, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी सभी टर्म जीरो हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू रख देंगे भैया, पहली टर्म में ये वैल्यूज रखनी है, दूसरी टर्म में ये वैल्यूज रखनी है। इससे आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज uxt इक्वल टू b1 की वैल्यू है 10 और k की जगह पे रखना है -3 पहली टर्म में, है ना। तो पहली टर्म में वैल्यू को रख देते हैं e की पावर में, जब हम k को -3 रखेंगे तो k को -3 रखने पर -3 + 2 यानी कि -x मिलेगा, और यहाँ पे -3 रखने पर -3t मिलेगा। फिर प्लस, अब सेकंड टर्म में जाते हैं। सेकंड टर्म की वैल्यू रखेंगे, b2 की वैल्यू है -6, तो ये हो जाएगा -6, और k की जगह पे रखना है -6, तो k की जगह पे जब -6 रखोगे -6 + 2 -4x, और यहाँ पे मिलेगा -6t, और यही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी स्टेप नहीं लिखी है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं लिखेंगे, आपको लिखनी पड़ेगी। कि जितनी भी टर्म्स मैंने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन में बताई है वो सभी टर्म प्रॉपर एक्सप्लेन करना मेन काम किया है मैंने, जो मेन काम होता है। बाकी तो सब लिखने वाला काम है कि हर क्वेश्चन में सेम तरीके से लिखना ही है। तो अब आपको आई थिंक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इनिशियल कंडीशन को कैसे अप्लाई करके कांस्टेंट हम मोस्ट जनरल सॉल्यूशन से निकालते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आगे का हमारा काम होगा वो होगा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी जिनको सॉल्व किया है, आगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आंसर अपना। यस, आंसर हमारा करेक्ट है। इस तरह के 2-3 एग्जाम्पल आप सॉल्व करिएगा। ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए आपको, ठीक है। यहां पर ये सीधा सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे t नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको u = x × y मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर जो है x और y है, जैसे होंगे ऐसे लेट करेंगे, t नहीं है इसमें क्वेश्चन में, कभी कंफ्यूज हो जाओ। इसमें t है और x है, इसका मतलब इसमें u = uxt चलेगा, और आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा इसको वही x dt की फॉर्म में जैसे मैंने कराया है। इस क्वेश्चन में आपका u नहीं है, u की जगह पे कौन है, z है, और नीचे है x और y, यानी कि z इज ए फंक्शन ऑफ x y, और यहाँ पे लेट करके चलना इसको x × x और y की फॉर्म में। तो जैसा क्वेश्चन दिया होगा ऐसे काम करना है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। मैंने यू में कराया तो जरूरी थोड़ी यू में क्वेश्चन आएगा, जेड में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन जेड में है ना। मैंने एक्स और टी में कराया था, जरूरी नहीं है एक्स और टी में, एक्स और वाई में भी आ सकता है। प्रोसेस सारा सेम रहेगा, मेथड सारा सेम रहेगा, तीनों क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। ये मत कहना कि हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि आई थिंक मैंने रूल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब कुछ इसमें बचा नहीं है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर पहले ही इतना बड़ा हो गया, अगर मैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चन लूंगा तो लेक्चर आपका वन शॉट की तरह हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अच्छे से समझ में आ जाए सभी को, क्योंकि आगे अगर ये समझ में आ गया तो आगे के हीट वेव इक्वेशन आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना हार्डवर्क करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, एक वीडियो को बनाने के लिए 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो अपने जूनियर को शेयर करें, अपने इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।